हम जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत लंबे समय तक एसोसिएटेड होते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में अपना खून पसीना, अपने एफर्ट, अपने हार्ड वर्क देकर उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाते हैं, उसकी ग्रोथ स्टोरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ऑर्गेनाइजेशन का भी फर्ज है, ऑर्गेनाइजेशन का भी कर्तव्य है कि जब आप यहाँ पर उस सर्विस को डिसकंटिन्यू करें, उस ऑर्गेनाइजेशन से अलविदा लें, तो आपको रिवॉर्ड दिया जाए, आपको थैंक यू बोला जाए। डेफिनेटली वो जो अमाउंट है, जो रिवॉर्ड है, वो आपके मेहनत को तो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, लेकिन यस, अ टोकन ऑफ रिकॉग्निशन जरूर होगा कि आपने यहाँ पर बहुत मेहनत की है और इस ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ स्टोरी में कहीं ना कहीं आपका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और गाइज, वो जो रिवॉर्ड है, वो जो थैंक यू है, उसे हम बोलते हैं ग्रेचुटी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में गाइज, ग्रेचुटी अपने आप में पूरा एक एक्ट है ग्रेचुटी से रिलेटेड, जिसको हम बोलते हैं पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, जिसका आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये लेक्चर नंबर 3 है सोशल सिक्योरिटी का, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम का। और मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज इस डिस्कशन में, जिसका लेक्चर 3 है ये, इससे पहले भी हमने काफ़ी सेशंस कर लिए हैं गाइज। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ यहाँ पर जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, क्योंकि वहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट लेबर लॉज भी कवर किए हैं, इंपॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी लॉज भी कवर किए हैं, और आगे भी अभी हम इसको कवर करने वाले हैं। तो गाइस, आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट, दैट इज पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन एंड ऑल्सो वेलकम टू द चैनल। My name is Prakash and let's start the discussion around the most important provisions of Payment of Gratuity Act 1972, जो कि मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, आपको पता है किसी भी एक्ट को इनैक्ट करने के पीछे एक ऑब्जेक्टिव जरूर होता है। इवन हर दुनिया में जो भी काम हो रहा है उसके पीछे ऑब्जेक्टिव जरूर होता है। आप भी यहाँ पर ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव है कि मैं ईपीएफओ में एपीएफसी या ईओ और एओ यहाँ पे एज अ ईओ एओ और एपीएफसी में काम करूं। राइट, हम कोई भी काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होता है। इसी तरीके से इस एक्ट को भी इनैक्ट करने के पीछे बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है गाइस। तो ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? एक्ट टू प्रोवाइड फॉर ए स्कीम फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटीज टू एम्प्लॉयज एंगेज्ड इन फैक्ट्रीज, माइंस, ऑयल फील्ड्स, प्लांटेशन, पोर्ट्स, रेलवे कंपनी, शॉप्स। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली क्या है, यहां पर ये ऑब्जेक्टिव है कि यहां पर एक ऐसी स्कीम बनाई जाए, एक ऐसी स्कीम बनाई जाए जहां पर जो लोग यहां पर इन एरियाज में एसोसिएटेड है, इन एरियाज में एम्प्लॉयड है, फैक्ट्रीज, माइंस, ऑयल फील्ड्स, प्लांटेशन, पोर्ट्स, रेलवे कंपनी, शॉप्स, जो लोग यहां पर एंगेज हैं, जो लोग यहां पर एम्प्लॉयड हैं, उनको यहां पर ग्रेचुटी दी जाए। ठीक है, उनको यहां पर ग्रेचुटी दी जाए। अब ग्रेचुटी क्या होती है, इसका थोड़ा सा ब्रीफ मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी लंबे समय तक सर्व करते हैं, उसके बाद जब आप वहाँ से अपनी सर्विसेज को डिसकंटिन्यू करते हैं, तो वो एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, टोकन ऑफ रिकॉग्निशन आपको दिया जाता है, एज अ रिवॉर्ड, एज अ थैंक यू, कि आपने बहुत मेहनत की है, आपका काफ़ी लॉन्ग टर्म एसोसिएशन रहा है और आपने मेहनत करके ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी आगे लेकर पहुंचा दिया आपने। तो यहाँ पर इसीलिए एक रिवॉर्ड दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं ग्रेचुटी। तो क्या ग्रेचुटी सबको दिया जाता है गाइस? नहीं, सबको नहीं दिया जाता है। आई टोल्ड यू कि यहाँ पे ये एरियाज हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, फैक्ट्रीज, माइंस, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट्स, रेलवे कंपनी, शॉप्स। तो यहाँ पर जो लोग भी एसोसिएटेड हैं, ठीक है, जो लोग भी यहाँ पर इन स्टैब्लिशमेंट्स में एसोसिएटेड हैं, काफी लंबे समय तक सर्व कर रहे हैं, वो लंबा समय क्या है वो आपको भी बताऊंगा इस एक्ट में। उन्हें यहाँ पर ग्रेचुटी दिए जाने के लिए प्रॉपर स्कीम फ्रेम किया जाना ही इस एक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ पर ग्रेचुटी कैसे दी जाती है, किसको दी जाती है, कब ड्यू होती है, अगर ना दिया जाए तो क्या इशू है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारे ही एस्पेक्ट्स हम कवर करने वाले हैं। एंड बिलीव मी, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप बोलेंगे सर ये तो आप हर एक्ट के लिए बोलते हैं। जी हाँ, क्योंकि हम डिस्कस ही बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स कर रहे हैं। ये सारे के सारे एक्ट्स, चाहे वो लेबर लॉज जो हम डिस्कस कर रहे हैं या हम सोशल सिक्योरिटी लॉज डिस्कस कर रहे थे, ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। राइट, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन, अब ये एक्ट कहां पर अप्लाई होता है? ठीक है, यूनिवर्सली तो अप्लाई नहीं हो सकता है। कोई एक ऐसा पर्सन जो यहां पर रोड साइड वेंडर है, ठीक है, एक स्ट्रीट वेंडर है, उस वो अगर किसी वो स्ट्रीट वेंडर के यहाँ पर कोई पर्सन काम कर रहा है, मान लीजिए 10 सालों से, तो क्या उसे भी ग्रेचुटी दी जाएगी? तो एप्लीकेशन होना बहुत जरूरी ना, यहाँ पर कहां पर अप्लाई होगा ये पता होना बहुत जरूरी है। गॉट इट? तो आइए देखते हैं। इट अप्लाइज टू एवरी
फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट एंड रेलवे कंपनी। ये हमने देखा है कि कहाँ पर अप्लाई होगा, ये अप्लाई होगा फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट एंड रेलवे कंपनी। इसका मतलब है जो लोग भी इन एस्टेब्लिशमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं उनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल है। और इसका मतलब है कि इन ऑर्गेनाइजेशन को, इन एस्टेब्लिशमेंट्स को ग्रेचुटी का पेमेंट करना होगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। फर्दर बात करते हैं शॉप्स और एस्टेब्लिशमेंट्स, ऐसे शॉप्स और ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स विद इन द मीनिंग ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन रिलेशन टू शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स इन स्टेट इन विच 10 और मोर पर्सन्स आर एम्प्लॉयड और वर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ। तो ऐसा कोई भी शॉप एस्टेब्लिशमेंट जिसकी डेफिनेशन किसी भी एक्ट में दी हुई है एज अ शॉप और एस्टेब्लिशमेंट, तो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, प्रोवाइडेड वहां पर 10 या उससे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हों उस शॉप या एस्टेब्लिशमेंट में, ठीक है। और साथ ही साथ अगर 10 या उससे ज्यादा करेंटली एम्प्लॉयड नहीं है तो पिछले 12 महीने में अगर एक दिन के लिए भी 10 या उससे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड थे तो ऑटोमेटिकली उस एस्टेब्लिशमेंट, उस शॉप के ऊपर यहां पर ये जो एक्ट है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। फर्दर बात करते हैं शॉप और एस्टेब्लिशमेंट टू विच दिस एक्ट हैज बिकम एप्लीकेबल शैल कंटिन्यू टू बी गवर्न्ड बाय दिस एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग दैट द नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड देयर इन एट एनी टाइम आफ्टर इट हैज बिकम सो एप्लीकेबल फॉल्स बिलो 10। तो यहां पर ये बोला गया एक बार ये एक्ट किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एप्लीकेबल हो गया, ठीक है, तो फिर भले ही नंबर ऑफ जो यहाँ पे एम्प्लॉयज है, नंबर ऑफ जो पर्सन एम्प्लॉयड है वो 10 से कम हो जाए उसके ऊपर, तब भी वो कंटिन्यू रहेगा, उस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगातार वो एप्लीकेबल रहेगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए ऐसा यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सोशल सिक्योरिटी लॉज, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं सोशल सिक्योरिटी लॉज। यहाँ पर ये चीज इंश्योर कराई जा रही है कि जो वर्कमैन है, जो एम्प्लॉयड है, उनको यहाँ पर प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी मिल सके। क्योंकि देखिए एम्प्लॉयर तो पैसे कमा ही लेगा, ठीक है, एम्प्लॉयर का तो बिजनेस है, एम्प्लॉयर का तो एस्टेब्लिशमेंट है, एम्प्लॉयर तो पैसे कमा ही लेगा। व्हाट अबाउट द एम्प्लॉय, व्हाट अबाउट द वर्कमैन जिसने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी उस ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर दी और जब वो उसे छोड़कर जा रहा है तो क्या उसके पास कुछ होना नहीं चाहिए? अमाउंट बिल्कुल होना चाहिए। तो यहां पर इसीलिए थोड़ा सा इंक्लाइंड है टुवर्ड्स द वर्कमैन, बट यस बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयर ये अमाउंट भी नहीं पे करेंगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि यहाँ पे जो लॉज बनाए जाते हैं दैट इज अ काइंड ऑफ बाउंडिंग फैक्टर, जो बाउंड करते हैं किसको? एम्प्लॉयर्स को, ताकि वो कंप्लाइंस करें और यहाँ पर लोगों के वेलफेयर के लिए, जो उनके साथ एसोसिएटेड है उनके वेलफेयर के लिए यहाँ पर कदम उठाएं, राइट। तो ये एप्लीकेशन पार्ट वाला हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन जो जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारी चीजें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं गाइस, डेफिनेशन क्लॉज का इंपॉर्टेंस मुझे उम्मीद है कि आपको अब तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्रीवियसली हमने काफी एक्ट्स में से डिस्कस कर लिया। मैंने आपको रेलेवेंस ही बताया है कि डेफिनेशन का रेलेवेंस क्या होता है, कि डेफिनेशन आपको क्लैरिटी देता है। जब भी एक्ट में कहीं पर वेगनेस होती है तो वहां पर डेफिनेशन क्लॉज जो है वो आपको क्लैरिटी देता है कि एक्चुअल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, एक्चुअल इसका मीनिंग क्या होगा। क्योंकि यहां पर अगर एक्चुअल मीनिंग क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो डेफिनेटली वहां पर डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और फिर ऑलरेडी आपको पता है जुडिशरी में कितने केसेस पेंडिंग है, इन छोटे छोटे डिस्प्यूट के चलते केसेस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो एक एक्ट के हिसाब से पर ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। सेकेंडली आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं। और यहां पर जैसे वेज की डेफिनेशन हो गई, हमने मल्टीपल एक्ट्स में कवर किया, बहुत सारे एक्ट्स में वेज की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है, क्योंकि वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब हम बात करते हैं लेबर वेलफेयर की, जब हम बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी की, तो ऑब्वियस सी बात है पैसों से ही चीजें जुड़ी होती हैं। इसलिए वेज की डेफिनेशन आपको बहुत सारे एक्ट्स में, मोस्ट ऑफ द एक्ट्स में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन ये भी रियलिटी है कि वेज की डेफिनेशन आपको मोस्ट ऑफ द एक्ट्स में अलग अलग थोड़े बहुत वेरिएशन के साथ मिलेगी। तो इसीलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी यहां पर आपके एग्जाम में वेज की डेफिनेशन आएगी तो वहां पे क्लियरली मेंशन होगा कि एज पर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 वेज इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग और वेज एक्सक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो हमेशा एक्ट का रेफरेंस तो रहेगा ही, क्योंकि अगर जेनरिक रखेंगे तो फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट। यहां पर वेज की डेफिनेशन अगर हम देखें कि यहां पर अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट वेज क्या है? सो ऑल इमोल्यूमेंट्स विच आर अर्नड बाय एन एम्प्लॉय while on duty or on leave and which are paid or payable in cash and includes dearness allowance। तो यहां पर वो सारे एमोल्यूमेंट जो किसी इंसान ने काम करते वक्त यहां पे कमाए हैं, या जब लीव पर गया है तो भी कमा रहा है, जो पे किए जा चुके हैं या पेएबल हैं, ठीक है, कैश के फॉर्म में, और इसमें डियरनेस अलाउंस को भी इंक्लूड किया गया, मतलब महंगाई भत्ते को भी यहां पर इंक्लूड किया गया है, तो ये वेजेस माना गया, ठीक है। अब लेकिन यहां पे कुछ चीजों को एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड किया गया जिन्हें यहां पर वेज की डेफिनेशन में कंसिडर नहीं किया जाएगा।
सबसे पहले एनी बोनस कमीशन, अगर कोई बोनस दिया जा रहा है, कोई कमीशन दिया जा रहा है तो वो इंक्लूड नहीं होगा। सेकेंडली, अगर यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस है, ओवर टाइम वेजेस हैं, उसे भी यहाँ पर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। देन एनी अदर, इसके अलावा कोई और अलाउंस पे किया जा रहा है तो वो भी यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर वेज की डेफिनेशन से रिलेटेड क्लैरिटी क्यों जरूरी, देखिए हम जब यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्रेचुटी पे करने की, राइट, हम बात कर रहे हैं ग्रेचुटी पे करने की, तो ग्रेचुटी पे करने के लिए कैसे पे करेंगे, वेजेस के टर्म्स में ही कैलकुलेशन किया जाएगा इसका, ठीक है। अगर वेज की ही डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है जो ग्रेचुटी का अमाउंट है वो एम्प्लॉयर डेफिनेटली चाहेगा कि उसे कम से कम अमाउंट देना पड़े। तो इसके लिए बहुत जरूरी ये है कि यहाँ पर वेज की जो क्लैरिटी है, डेफिनेशन, ये बहुत क्लियर होनी चाहिए ताकि यहाँ पे ग्रेचुटी कैलकुलेट करने में किसी भी तरीके का डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। देन गाइस आगे बढ़ते हैं कोर प्रोविजन की तरफ। प्रोविजन है कंटिन्यूअस सर्विस का, ठीक है, कंटिन्यूअस सर्विस का। आइए देखते हैं क्या प्रोविजन है। सो प्रोविजन इज सेइंग एन एम्प्लॉय सेट टू बी इन कंटिन्यूअस सर्विस फॉर अ पीरियड। एक एम्प्लॉय को कब माना जाएगा कि वो कंटिन्यूअस सर्विस में, मतलब लगातार वो काम कर रहा है, उसे कब यहां पर माना जाएगा, तो उसे माना जाएगा इफ ही हैज बीन इन अनइंटरप्टेड सर्विस फॉर दैट पीरियड। अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पर एक साल के लिए, 1 ईयर के लिए मैं यहां पर देख रहा हूं, ठीक है, अब 1 ईयर के लिए अगर वो पर्सन लगातार 1 साल से काम कर रहा है तो उसे ये माना जाएगा कि वो कंटिन्यूस सर्विस में है, राइट। साथ ही साथ इसमें क्या इंक्लूडेड है, इसमें इंक्लूडेड है इंटरप्टेड सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ सिकनेस, एक्सीडेंट, लीव, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी विदाउट लीव, ले ऑफ, स्ट्राइक और अ लॉकआउट और सीजेशन ऑफ वर्क नॉट ड्यू टू एनी फॉल्ट ऑफ द एम्प्लॉय। तो होता ना, हम कहीं भी किसी भी, जब हम जॉब कर रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड होते हैं तो भाई हम बीमार भी पड़ते हैं, हम सिक लीव भी लेते हैं, हम कैजुअल लीव्स भी लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम उसके पीरियड को यहाँ पर एक्सक्लूड कर देंगे, वो भी हमारे सर्विस का ही पार्ट है, ठीक है। वो लीव्स हमें मिली हुई है, वो लीव्स हम अवेल कर रहे हैं। इवन अगर जो लीव्स हमें नहीं मिले हम उसे भी अगर अवेल कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर मेरी लीव्स यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, उसके बाद ही मुझे रिक्वायरमेंट है, मैं लीव ले रहा हूँ, भले मेरी सैलरी कट हो रही है, बट द थिंग इज कि यहाँ पर वो भी मैं सर्विस का ही पार्ट हूँ, मैं उस सर्विस का पार्ट तो हूँ, उस सर्विस में रहकर मैंने काम किया है, मैं वापस लौट कर आऊंगा फिर अपनी सर्विस को कंटिन्यू करूंगा, राइट। तो यहां पर हम किसी भी एम्प्लॉय को ये बोलेंगे कि वो कंटिन्यूस सर्विस में है अगर एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए वो लगातार काम कर रहा है, ठीक है। और इस पीरियड में ये भी इंक्लूडेड है कि वो जो भी छुट्टी ले रहा है, ठीक है, जो भी यहाँ पे सर्विस में इंटरप्शन आया है ड्यू टू द सिकनेस, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसने लीव ले ली है, ठीक है, उसने विदाउट लीव ड्यूटी से वो एब्सेंट रहा है, ले ऑफ कर दिया गया है, उन्होंने स्ट्राइक किया है, लॉकआउट हुआ है, काम सीज हुआ है, सीजेशन ऑफ वर्क हुआ है, लेकिन इसमें एम्प्लॉय की फॉल्ट नहीं होनी चाहिए तो भी। तो इस सारे केसेस में क्या होगा, इन सारे केसेस में ये माना जाएगा कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए यहां पर एक एम्प्लॉय जो है वो सर्विस में था, ठीक है। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, वेयर एन एम्प्लॉय इज नॉट इन अ कंटिन्यूस सर्विस एज डिस्कस। जैसा कि हमने डिस्कस किया अभी, अगर मान लेते हैं उस हिसाब से कोई एम्प्लॉय अगर सर्विस में नहीं है, ठीक है, आप समझ रहे हैं हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया कंटिन्यूस सर्विस में। यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि एक पर्टिकुलर पीरियड में अगर कोई इंसान, कोई एम्प्लॉय जो लगातार काम कर रहा है, अनइंटरप्टेड सर्विस दे रहा है और इवन इंटरप्शन भी आया इन रीजन के चलते, तो हम ये मानेंगे कि यहाँ पे वो कंटिन्यूस सर्विस में है, राइट। लेकिन अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो कंटिन्यूस सर्विस अभी हमने देखा है, कोई पर्सन अगर उस तरीके से कंटिन्यूस सर्विस में नहीं है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और 6 मंथ, तब भी यहां पर हम किस केस में उसे मानेंगे कि वो कंटिन्यूस सर्विस में है। आप समझ रहे हैं, मतलब जो कंटिन्यूस सर्विस हमने अभी पढ़ा है, अगर मान लेते कोई इंसान उस तरीके से कंटिन्यूस सर्विस में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे केस हैं जिसमें भले ही वो कंटिन्यूस सर्विस में नहीं है लेकिन उसे मान लिया जाएगा कि वो कंटिन्यूस सर्विस में है, ही शैल बी डीम्ड टू बी इन अ कंटिन्यूस सर्विस। कौन से केस है वो, फॉर द सेड पीरियड ऑफ 1 ईयर if the employee during the period of 12 calendar months has actually worked for not less than। तो अगर हम बात करें एक साल की, ठीक है, तो एक साल में जो 12 कैलेंडर मंथ्स होते हैं, 12 कैलेंडर मंथ्स में अगर किसी इंसान ने 190 डेज काम किया है, इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयड बिलो द ग्राउंड इन अ माइन और इन एस्टेब्लिशमेंट विच वर्क्स फॉर लेस देन 6 डेज इन अ वीक, ठीक है। तो अगर कोई एम्प्लॉय जो है यहां पर उसने जो माइंस जो बेसिकली जमीन के नीचे जो माइंस, जैसे कोल माइंस हो गई जो जमीन के नीचे है, तो जो अगर वो किसी माइंस के साथ एसोसिएटेड है या वो किसी ऐसे स्टैब्लिशमेंट के साथ एसोसिएटेड है जो कम से कम वीक में 6 दिन काम करता है, तो अगर उसने पिछले 12 महीनों में 190 दिन भी काम किया है तो ये चीज मानी जाएगी कि वो यहाँ पे कंटिन्यूस सर्विस में था, ठीक है। सेकेंडली 240 डेज इन एनी अदर केस, तो अगर इस केस में फॉल नहीं होता, मतलब अगर वो माइंस के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है, या वो किसी ऐसे स्टैब्लिशमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं है जो यहाँ पे 6 दिन से कम काम करता है,
ठीक है, 6 दिन से कम काम करता है, देन इन दैट केस वो किसी ऐसे, इनके अलावा अगर वो किसी और काम से एसोसिएटेड है, देन इन दैट केस 240 डेज अगर उसने काम किया है 12 कैलेंडर मंथ्स में, तो भी ये माना जाएगा कि वो लगातार कंटिन्यूस सर्विस में था। क्लियर है जी? आपको मेरी बात समझ में आई? मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर हमने क्या पढ़ा था, कंटिन्यूस सर्विस में क्या है, एक पर्टिकुलर पीरियड में किसी इंसान को कब हम मान रहे हैं कि कंटिन्यूस सर्विस में है, जब वो उस पीरियड के लिए अनइंटरप्टेड सर्विस में था। ठीक है, अनइंटरप्ट मतलब किसी भी तरीके की रुकावट नहीं आई थी, अनइंटरप्टेड सर्विस में था उस पीरियड के लिए, तो हम मानेंगे ही। इंटरप्शन आया था कुछ रीजंस के चलते, सिकनेस हो गई, लीव ले लिया, ठीक है, लीव एब्सेंट रहा, विदाउट लीव, ठीक है, देन ले ऑफ हो गए, स्ट्राइक हो गए, तब भी हम उसे मानेंगे कि वो कंटिन्यूस सर्विस में था। लेकिन उसके हिसाब से, इन उन दोनों ही क्राइटेरियाज के हिसाब से अगर कोई पर्सन नहीं आ रहा है, तो भी यहां पर हम उसे क्या मान रहे हैं, हम उसे यहां पर मान रहे हैं कि वो पर्सन जो है, वो कंटिन्यूस सर्विस में है। अगर बात करें 1 साल के पीरियड की, तो 1 साल में अगर वो पिछले 12 कैलेंडर मंथ्स में 190 दिन भी अपने काम के साथ एसोसिएटेड था, ऐसे काम के साथ अगर जो वो माइंस में काम कर रहा है, जो ग्राउंड के नीचे काम कर रहा है, या वो ऐसे स्टैब्लिशमेंट में काम कर रहा है जो बेसिकली एक वीक में 6 दिन से कम काम करती है, ठीक है, और अगर इन दोनों के अलावा किसी और केस में आता है, तो उस केस में अगर वो पिछले 12 कैलेंडर मंथ में 240 मंथ उसने काम किया है, देन वो माना जाएगा कि वो कंटिन्यूस सर्विस में है। तो ये तो हमारी बात हो गई फॉर द सेड पीरियड ऑफ 1 ईयर। अगर हम बात करें फॉर द सेड पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है, 6 मंथ्स के लिए अगर हम देख रहे हैं, तो 6 मंथ्स के लिए भी अगर कोई पर्सन लगातार अनइंटरप्टेड सर्विस में नहीं है, तो भी यहां पर यह मान लिया जाएगा कि वो 6 मंथ्स जो है वो बेसिकली यहां पर वो क्या था, यहां पे वो कंटिन्यूस सर्विस में था। किस केस में, अगर वो किसी माइंस के साथ एसोसिएटेड है, या फिर वो किसी ऐसे स्टैब्लिशमेंट के साथ एसोसिएटेड है जो वीक में 6 दिन से काम करते हैं, और वहां पर इस केस में उसने 95 डेज काम किया है पिछले 6 कैलेंडर मंथ्स में। और अगर ये दोनों ही केसेस नहीं है, मतलब माइंस नहीं है और ऐसा स्टैब्लिशमेंट जो 6 दिन से कम काम करता है एक वीक में, तो इन दोनों, अगर ये दोनों केसेस नहीं है, तो किसी और केस में अगर उसने पिछले 6 कैलेंडर मंथ्स में 120 दिन काम किया है, तो यहां पर हम उसे मानेंगे कि यहां पर क्या है, यहां पर वो कंटिन्यूस सर्विस में है। राइट, तो ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हम कंटिन्यूस सर्विस हम बार बार पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों हम बोल रहे हैं। देखिए, जब यहां पर आप ग्रेचुटी पे करते हैं ना, ग्रेचुटी के लिए एंटाइटल्ड होने के लिए आपको कंटिन्यूस सर्विस में रहना चाहिए। एक पर्टिकुलर टेन्योर है, मैं आपको बताऊंगा अभी, डोंट वरी। तो आपको उस पर्टिकुलर टेन्योर तक यहाँ पे कंटिन्यूस सर्विस तक रहना चाहिए, तो एटलीस्ट वो टेन्योर तक आप कंटिन्यूस सर्विस में रहेंगे, देन ओनली एन एम्प्लॉय विल बी इंटाइटल्ड फॉर द ग्रेचुटी। इसीलिए हम इस कंटिन्यूस सर्विस वाले प्रोविजन को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे यहाँ पे इसके इंटरप्रिटेशन में, और यहाँ पर एम्प्लॉयर इसका अनड्यू एडवांटेज ना ले सके। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। यहां पे फर्दर बोला जा रहा है कंटिन्यूस सर्विस में कि वेयर एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयड इन सीजनल एम्प्लॉयमेंट, ऐसा कोई एम्प्लॉय है जो सीजनल एम्प्लॉयमेंट में जुड़ा हुआ है, होता है ना बहुत सारे, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, देन होटल एंड केटरिंग इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या सीजनल एम्प्लॉयमेंट है। तो यहां पर अगर कोई पर्सन है, कोई एम्प्लॉय है जो यहां पर सीजनल एम्प्लॉयमेंट में एसोसिएटेड है, अगर वो कंटिन्यूस सर्विस में नहीं है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, तो उसे तब भी यहां पर मान लिया जाएगा कि वो कंटिन्यूस सर्विस में है, अगर अगर उसने यहां पर 75% ऑफ द नंबर ऑफ डेज उसने काम किया है जब भी वो स्टैब्लिशमेंट ऑपरेशन में था। तो जितने दिन उस स्टैब्लिशमेंट ने काम किया है, चाहे हम 1 साल का रेफरेंस ले लें, चाहे हम 6 मंथ का रेफरेंस ले लें, तो जितने भी दिन उस स्टैब्लिशमेंट ने काम किया है, अगर उसमें से 75% ऑफ द डेज उस पर्सन ने उस स्टैब्लिशमेंट में काम किया है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो पर्सन जो है वो कंटिन्यूस सर्विस में था उस पर्टिकुलर स्टैब्लिशमेंट के साथ। क्लियर है जी? राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी। ठीक है, ग्रेचुटी के पेमेंट के लिए कोई पर्सन कब यहां पर एंटाइटल्ड होगा या एम्प्लॉयर कब लाइबल होगा। राइट, सो ग्रेचुटी शैल बी पेबल टू एन एम्प्लॉय ऑन द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ही हैज रेंडर्ड continuous service for not less than 5 years. Right, now read the वर्ड केयरफुली, कंटिन्यूस सर्विस फॉर नॉट लेस देन 5 years। तो कोई भी पर्सन यहां पर ग्रेचुटी के लिए कब एंटाइटल्ड होगा, जब पहली बात उसका जो एम्प्लॉयमेंट है वो टर्मिनेट हो रहा है, मतलब वो उस एस्टेब्लिशमेंट को छोड़कर जा रहा है, और एटलीस्ट उसने 5 साल कंटिन्यूस सर्विस किया हो, कंटिन्यूस सर्विस उसने दिया हो, रेंडर किया हो, देन ओनली ही विल बी इंटाइटल्ड फॉर द ग्रेचुटी। इसीलिए कंटिन्यूस सर्विस का प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको याद होगा जो हमने देखा था अभी यहां पर कि कोई पर्सन जो है वो 190
190 डेज अगर वो काम कर रहा है, 240 डेज अगर वो काम कर रहा है, ठीक है, ये जो प्रोविजंस देखे थे, तो यहां पर इसे मान लिया जाएगा कि उस पर्टिकुलर ईयर के लिए वो पर्सन कंटिन्यूस सर्विस में था। और ऐसे करके ही हम यहाँ पे 5 ईयर्स देखेंगे कि लगातार 5 ईयर्स तक वो कंटिन्यूस सर्विस में था या नहीं था। ऐसा तो है नहीं कि 365 डेज होते हैं तो आपको 365 डेज ही काम करना पड़ेगा तब जाके आप कंटिन्यूस सर्विस में आएंगे। नो, राइट। तो यहां पर क्या चीज है, यहां पर अगर किसी पर्सन ने, जो प्रोविजन अभी हमने कवर किया है, वहां पर कोई पर्सन अगर माइंस में एसोसिएटेड है या वो ऐसे स्टैब्लिशमेंट के साथ एसोसिएटेड है जो वीक में 6 दिन से कम काम करती है, तो अगर उसने पिछले 12 महीनों में 190 दिन भी काम किया है तो ये माना जाएगा कि उस पर्टिकुलर ईयर के लिए वो कंटिन्यूस सर्विस में था। इसी तरीके से एनी अदर केस में 240 डेज के केस में 240 डेज में माना जाएगा कि वो जो पर्सन है वो उस एस्टेब्लिशमेंट के साथ कंटिन्यूस सर्विस में था। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर वो कंटिन्यूस सर्विस लगातार 5 साल उसने दिया है, उसके बाद वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहा है, देन फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में यहां पर ग्रेचुटी का अमाउंट जो है वो उसे पे किया जाएगा। ठीक है, फर्दर बात करते हैं कब दिया जाएगा, ऑन हिज सुपर एनुएशन। ठीक है, मान लेते हैं उसका रिटायरमेंट की एज आ गई है, या और ऑन हिज रिटायरमेंट ऑफ रेजिग्नेशन। ठीक है, उसकी एज हो गई है, वो रिटायरमेंट ले रहा है, रिजाइन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो रिटायर हो रहा है रेजिग्नेशन देकर, या फिर उसकी डेथ हो गई है या डिसेबल हो गया है ड्यू टू द एक्सीडेंट और डिजीज। तो इन सारे ही केसेस में क्या होगा, इन सारे ही केसेस में उस पर्सन को, उस एम्प्लॉय को यहाँ पर ग्रेचुटी पे किया जाएगा बाय द एम्प्लॉयर। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। कहीं भी कंफ्यूजन होगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इसको आपको समझने की ज़रूरत है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं गाइस यहाँ पर फर्दर। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, अब यहाँ पर हमने ये तो पता लगा लिया कि कोई पर्सन कब एंटाइटल्ड होगा। ठीक है, हमने पता लगा लिया कि भाई कोई पर्सन है जिसने कंटिन्यूस सर्विस रेंडर की है किसी स्टैब्लिशमेंट में एटलीस्ट 5 ईयर्स, तो फिर वो जब यहाँ पे सुपर एनुएशन की एज में पहुंच चुका है, या वो रिजाइन कर रहा है, या फिर उसकी डेथ हो रही है, या डिसेबल हो रहा है, तो फिर उसको ग्रेचुटी का अमाउंट मिलेगा। जो डेथ हो जाएगी उस केस में उसके फैमिली मेंबर्स को मिलेगा ऑब्वियसली। ठीक है, ये तो हमने पता कर लिया कि कोई पर्सन कब एंटाइटल हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पे ग्रेचुटी का जो अमाउंट है वो कैसे हम डिसाइड करेंगे, वो कितना पे किया जाएगा उस पर्टिकुलर पर्सन को, ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। तो आइए देखते हैं। फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months, द एम्प्लॉयर शैल पे ग्रेचुटी एट द रेट ऑफ 15 days वेजेस बेस्ड ऑन द रेट ऑफ वेजेस लास्ट ड्रॉ। ठीक है जी, तो यहां पर आपको पता है कम से कम 5 साल की सर्विस तो चाहिए, तो यहां पे कम से कम 5 ईयर्स की, और अगर उसने 5 ईयर्स कुछ महीने मान लीजिए सर्व किया, 5 ईयर्स 7 मंथ उसने सर्व किया है, देन उसको हम 6 ईयर कंसिडर करेंगे। और अगर उसने मान लेते हैं 5 मंथ किया है तो उसे हम 5 ईयर्स ही कंसिडर करेंगे। तो अगर 6 मंथ उसने एक पर्टिकुलर ईयर तो उसने कंप्लीट कर लिए, लेकिन उसके बाद अगर मंथ्स में उसने सर्व किया तो वो मंथ्स अगर 6 से ऊपर हैं तो वो नेक्स्ट वाले ईयर में काउंट हो जाएगा, अगर 6 मंथ से कम है तो पिछले वाले ईयर में ही काउंट होगा। तो कोई इंसान है जो यहाँ पर मान लेते हैं कि उन्होंने यहाँ पर 10 ईयर्स 7 मंथ की सर्विस दी है किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, तो वाइल कैलकुलेटिंग द ग्रेजुटी इसे हम यहाँ पर 11 मंथ कंसिडर करेंगे। अभी कैसे करेंगे मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से ही बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, और वहां पे हम क्या करेंगे, जो उसने लास्ट वेज उसने ड्रॉ की थी उसका हम 15 डेज का वेज जो है वो हम कैलकुलेट करके जितने साल उसने काम किया है वहां पे टोटल ग्रेचुटी का अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे। राइट, आई विल टेल यू द एग्जांपल आल्सो अभी विद इन फ्यू मिनट्स। Then, provided that in case of an employee who is employed in a seasonal establishment, ऐसा कोई employee जो seasonal establishment में associated था, employed था, the employer shall pay the gratuity at the rate of 7 days wages for each season। ठीक है, तो जो भी उसका हर सीजन में 7 डे का वेजेस होता था उसके हिसाब से यहाँ पर उसे ग्रेचुटी पे की जाएगी, अगर वो यहाँ पर सीजनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ एम्प्लॉयड है तो। ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड इन केस ऑफ पीस रेटेड एम्प्लॉय, पीस रेटेड मतलब क्या होता है, जैसे होता है ना कि आप यहाँ पे जितनी यूनिट्स बनाएंगे, मान लेते हैं यहाँ पर आपके पास टास्क है कि आप जितनी यूनिट्स ऑफ पेन एक दिन में बनाएंगे उसके हिसाब से आपको 1 रुपीज जो है हर यूनिट ऑफ पेन के साथ मिलेगा। तो मान लेते हैं कोई पर्सन जो है वो 1000 पेन्स बनाता है तो उसे 1 रुपये मिल जाएगा, मतलब उसे 1000 रुपीज मिल जाएगा। तो अगर ऐसा कोई एम्प्लॉय है जो पीस रेट एम्प्लॉय है, जो पीस के हिसाब से जैसे यहाँ पर यूनिट के हिसाब से उसे पेमेंट हो रहा है, then daily wages shall be computed on the average of the total wages received by him for period of 3 months immediately preceding the termination of his employment. Wages paid for any overtime work shall not be taken into account। तो हम इस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर कोई पर्सन जो पीस रेटेड एम्प्लॉय है, ठीक है भाई, कभी तो उसने 1000 का काम किया है, कभी उसने 500 का काम किया है, कभी उसने यहाँ पर 1500 का काम किया है, तो यहाँ पे क्योंकि वो पीस रेटेड एम्प्लॉय है उसको डेली वेज में पीस के बेसिस पर यहाँ पे अमाउंट मिल रहा है, तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस केस में हम एवरेज निकालेंगे, जो भी टोटल अमाउंट उसे
प्रीवियस 3 मंथ्स में दिया गया टोटल अमाउंट, ठीक है, जो टोटल अमाउंट उसे प्रीवियस 3 मंथ्स में मिला है उसका हम एवरेज निकालेंगे और उस एवरेज के हिसाब से फिर हम यहाँ पर ग्रेचुटी कैलकुलेट करके देंगे। लेकिन इसमें ओवर टाइम जो काम किया गया है उसे यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है, राइट। ऐसे में क्या होगा, अगर हम ओवर टाइम काम इंक्लूड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयर का भी नुकसान होगा। हम यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पर हम एम्प्लॉयर को पूरी तरीके से निचोड़ लें, राइट। एम्प्लॉयर भी यहाँ पर काम कर रहा है, एम्प्लॉयर भी यहाँ पर सारी चीज़ें देख रहा है। तो अगर यहाँ पे कोई पर्सन है जिसने माइंड सेट कर लिया कि यार मुझे अगले 4 मंथ्स में यहाँ से जाना है, ठीक है, अब वो डेली अगर ओवर टाइम कर रहा है और ओवर टाइम उसने अच्छा खासा अलाउंस बना लिया और अगर हम उसे ग्रेचुटी में कंसिडर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है किसका नुकसान होगा, एम्प्लॉयर का नुकसान होगा। तो हमें एम्प्लॉयर के साथ गलत नहीं करना है, हाँ, लेकिन हमें वर्कमैन और एम्प्लॉय की भलाई के लिए सोचना है, लेकिन उनका गलत करके नहीं, एम्प्लॉयर के साथ कुछ गलत करके नहीं, ठीक है। आइए मैं बताता हूं आपको कैलकुलेट हम कैसे करते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बताऊं फॉर्मूला ऑफ ग्रेचुटी किस तरीके से होता है, सबसे पहले यहां पे होता है 15, क्योंकि आपको पता है यहां पर 15 क्या है, 15 डेज की वेजेस जो होती है, लास्ट ड्रॉन सैलरी होती है, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा था ना, आपको मैंने दिखाया था यहाँ पे 15 डेज की वेजेस के हिसाब से हम यहाँ पर करते हैं। ये 15 वो है, मल्टीप्लाइड बाई लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो भी लास्ट ड्रॉन सैलरी होती है, जितने ईयर्स ऑफ सर्विस है वो, और डिवाइडेड बाई 26। 26 क्यों, क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि वर्किंग डेज जो है एक महीने में 26 होते हैं, जिसमें से हमने संडे को एक्सक्लूड कर दिया, राइट। तो अगर वो 6 महीने से ज्यादा, मतलब मान लेते 5 ईयर्स हो गया, 5 ईयर 6 मंथ किसी ने काम किया है, तो अगर 6 मंथ से ज्यादा है तो वो नेक्स्ट ईयर काउंट हो जाएगा, 6 मंथ से कम है तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे लास्ट वाला प्रीवियस ईयर यहाँ पर काउंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक एम्प्लॉय है जिनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी दैट इज बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस कितना है, 30,000 पर मंथ है, राइट। कितने साल उन्होंने सर्व किया, उन्होंने सर्व किया है 12 साल 7 महीने। तो अगर ये 6 मंथ से ऊपर है तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम कैलकुलेट करेंगे, कंसिडर करेंगे एज अ 13 ईयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे 13 ईयर ऑफ सर्विस होगा, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 15, क्योंकि 15 दिन की वेजेस हम देते हैं, लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी है 30,000, देन मल्टीप्लाइड बाई 13, क्यों 13 ईयर्स का इसका सर्विस था, डिवाइडेड बाई 26। तो यहाँ पर कितना अमाउंट आ गया, यहाँ पर अमाउंट आ गया 2,25,000, दैट इज 2,25,000। और ये जो अमाउंट है ये पे करना होगा किसको, एम्प्लॉयर पे करेगा अपने एम्प्लॉय को जो यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट को छोड़कर जा रहा है। लेकिन एक चीज याद रखनी, मिनिमम उसने 5 ईयर्स की सर्विस तो दी हो तभी तो एंटाइटल्ड होगा। अगर कोई इंसान ऐसा है जो यहाँ पर 4 ईयर्स काम करने के बाद वो जा रहा है तो उस केस में वो एंटाइटल्ड नहीं है, 5 ईयर्स आपको एटलीस्ट पूरे करने पड़ेंगे, तब जाकर आप एंटाइटल्ड होंगे यहाँ पर ग्रेचुटी के अमाउंट के लिए, राइट। अब आई होप आपको एग्जाम्पल की हेल्प से ये प्रोविजन ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस यहाँ पर, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है ग्रेचुटी का, तो ये जो मैक्सिमम अमाउंट है ग्रेचुटी का वो हो सकता है 20 लाख रुपीस, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए इस अमाउंट को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है, ठीक है, 25 लाख रुपीस कर दिया गया है। लेकिन ये पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी में अमेंडमेंट नहीं है, और बहुत सारे ट्रेड यूनियंस जो हैं वो इसकी डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि अगर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए इस ग्रेचुटी अमाउंट को बढ़ा दिया गया है तो यहाँ पर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में भी अमेंडमेंट लाइए और इसको भी 25 लाख करिए। लेकिन करंटली 20 लाख रुपीज है, आपको ये याद रखना है। एग्जाम में अगर आता है तो आपको 25 नहीं मेंशन करना है, आपको 20 लाख मेंशन करना है, क्योंकि ये पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में मेंशन है। क्लियर है जी, राइट। नाउ मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। कंपलसरी इंश्योरेंस का एक प्रोविजन है यहाँ पर गाइस, क्या प्रोविजन है कि एवरी एम्प्लॉयर शैल ऑब्टेन एन इंश्योरेंस फ्रॉम द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन फॉर हिज लाइबिलिटी फॉर पेमेंट टुवर्ड्स द ग्रेचुटी अदर देन एम्प्लॉयर बिलोंगिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे कोई ऐसा एम्प्लॉय जो काफी दिन तक उसने काम किया है, तो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर की लापरवाही की वजह से ऐसा ना हो कि उसे ग्रेचुटी का अमाउंट ना मिले क्योंकि एम्प्लॉयर के पास पैसे नहीं थे, ठीक है, या एम्प्लॉयर ने इसके बारे में सोचा नहीं था, एम्प्लॉयर ने कोई बैकअप नहीं बनाया था, इसकी वजह से जो एम्प्लॉय है जो यहाँ पर जा रहा है सर्विस छोड़कर, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर इस एक्ट में ये चीज मैंडेटरी है कि हर एम्प्लॉयर क्या करेगा, एक इंश्योरेंस लेगा, किससे, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन, ठीक है, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज LIC से, विथ रिस्पेक्ट टू हिज लाइबिलिटी फॉर पेमेंट टुवर्ड्स द ग्रेचुटी। जो भी उसको ग्रेचुटी का अमाउंट पे करना है उससे रिलेटेड जो उसकी लाइबिलिटी है उससे रिलेटेड एक इंश्योरेंस लेगा। इंश्योरेंस यही होता है, आपको पता ही है। मान लीजिए हम यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं और हमें कोई बीमारी आती है, हम हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो सारा बिल कौन पे करता है, इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, राइट। इसी तरीके से जो ग्रेचुटी पे करने का जो यहाँ पर जो ग्रेचुटी पे करने का यहाँ पर लाइबिलिटी है उससे रिलेटेड इंश्योरेंस हर एम्प्लॉयर लेगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि वो डिफॉल्ट करेगा, ठीक है, डिफॉल्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर डिफॉल्ट करेगा तब भी पैसा तो इनको मिल ही जाएगा। LIC तो यहाँ पर अपने जो एम्प्लॉय है बेसिकली LIC उनको पैसा तो दे देगी क्योंकि यहाँ पर इंश्योरेंस है, लेकिन वो पैसा फिर एम्प्लॉयर से जरूर वसूलेगी।
इंश्योरेंस का यही मतलब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट एवरी एम्प्लॉयर हु हैड ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड एन अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड एंड एवरी एम्प्लॉयर एम्प्लॉइंग 500 और मोर पर्सन्स हु एस्टैब्लिश्ड एन अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड। तो ऐसे कोई भी एम्प्लॉयर जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड बना रखा है अपने स्टैब्लिशमेंट में, या ऐसे एम्प्लॉयर जिन जहां पर 500 या उससे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं और यहां पर उन्होंने अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड बना रखा है, तो फिर उन्हें फिर ये इंश्योरेंस वाला जो बेसिकली प्रोविजन है उसका कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर ग्रेचुटी फंड बना रखा है और इसी पर्पस के लिए बना रखा है कि कल को जो भी यहां से जाएगा उससे हम ग्रेचुटी प्रोवाइड करेंगे। देन ऑब्वियसली यहां पर फिर तो जरूरत ही नहीं है इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस कहां के लिए है? इंश्योरेंस वहां के लिए जहां पर आप ग्रेचुटी फंड भी नहीं है आपके पास, ठीक है। और फिर कल को अगर आप ये बोले कि हमारे पास फंड नहीं है ग्रेचुटी देने के लिए, नुकसान किसका होगा? नुकसान तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय जा रहा है उसका होगा, ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं सोशल सिक्योरिटी लॉज, तो यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। गॉट इट गाइस? आगे बढ़ते हैं। एवरी एम्प्लॉयर शैल गेट हिज एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड विद द कंट्रोलिंग अथॉरिटी एंड नो एम्प्लॉयर शैल बी रजिस्टर्ड अनलेस ही हैज टेकन एन इंश्योरेंस फंड और हैज स्टैब्लिश्ड एन अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड। तो हर एम्प्लॉयर जो है वो अपने स्टैब्लिशमेंट को यहाँ पे रजिस्टर करवाएगा किसके पास? कंट्रोलिंग अथॉरिटी। इस एक्ट में कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, उसको यहाँ पे रजिस्टर करवाएगा उसके पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक या तो उस एम्प्लॉयर ने इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है या तो उसने यहाँ पर ग्रेचुटी फंड स्टैब्लिश नहीं किया है। इन दोनों में से कोई एक जो भी एप्लीकेबल होगा वो उसका कंप्लायंस करने के बाद ही कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो उस एम्प्लॉयर को रजिस्टर करेगी गाइस, राइट। और ये सारी चीजें मैंडेटरी, अगर ये नहीं होगा तो ऑब्वियसली पेनल्टी लगेगी, ऑब्वियसली यहाँ पर लीगल एक्शन लिए जाएंगे उस एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में। आगे बढ़ते हैं। नॉमिनेशन का एक क्लॉज है कि ईच एम्प्लॉय हु हैज कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ सर्विस, ऐसे हर एम्प्लॉय जिन्होंने 1 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है वो क्या करेंगे? वो नॉमिनेशन करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग ऑफ ग्रेचुटी टू द नॉमिनीज इन केस ऑफ हिज डेथ। तो हर एम्प्लॉय जो यहाँ पर जिन एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल है वहां पर जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो उन एम्प्लॉय ने अगर 1 ईयर की सर्विस कंप्लीट कर ली है तो उसके बाद वो नॉमिनेशन देंगे, मतलब होता है नॉमिनी बनाना, कि अगर मेरी डेथ हो जाती है यहाँ पर काम करते करते ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो जो मेरा ग्रेचुटी का अमाउंट है वो किसे दिया जाना चाहिए? तो उसके लिए यहाँ पर नॉमिनी अपॉइंट करेंगे। नॉमिनी यहाँ पे जो है तो बेसिकली मेंशन किया जाएगा बाय द एम्प्लॉय जो जिन्होंने 1 साल की सर्विस यहाँ पे कंप्लीट कर ली। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ पर आपको याद रखना कि ये 1 साल की सर्विस होने के बाद यहाँ पर नॉमिनेशन वाला जो क्लॉज है वो इफेक्ट में आ जाता है। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी। अब यहां पर मान लेते हैं कि अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी को के डिटर्मिनेशन में उसके अमाउंट में किसी भी तरीके का डिस्प्यूट आ रहा है, तो उस केस में क्या हो सकता है या वो पेएबल कब होगा? तो यहां पर हम बात करें तो एम्प्लॉयर शैल डिटरमिन द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी एज सून एज इट बिकम्स पेएबल, ठीक है। एम्प्लॉयर कब उस ग्रेचुटी अमाउंट का यहाँ पर क्या करेगा? डिटर्मिनेशन मतलब कि कितना अमाउंट पे करना है। जैसे ही वो पेएबल होगा इमीडिएटली तुरंत ही यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है वो क्या करेगा? ग्रेचुटी का जो अमाउंट है वो यहाँ पे कैलकुलेट करेगा, उससे डिटरमिन करेगा। देन उसके बाद गिव नोटिस इन राइटिंग टू द पर्सन टू हुम ग्रेचुटी इज पेएबल, ऑल्सो टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी सो डिटरमिन्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? कोई एम्प्लॉय मान लेते हैं, कोई एम्प्लॉय ने किसी एम्प्लॉय ने नोटिस दिया, ठीक है, कि मैं यहाँ पर 1 महीने बाद मैं यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन को अलविदा कह दूंगा, राइट। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे ही वो जाएगा उसको तुरंत अमाउंट मिलना चाहिए। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा? पहले से ही जब उसका लास्ट डे आने वाला होगा उसी टाइम पर वो क्या करेगा? यहाँ पर ग्रेचुटी का अमाउंट डिटरमिन कर लेगा, ठीक है। और वो जो ग्रेचुटी का अमाउंट है उससे रिलेटेड यहाँ पे नोटिस जो है उस पर्सन को भी दिया जाएगा, उस एम्प्लॉय को दिया जाएगा जो जा रहा होगा, जिसको ग्रेचुटी पेएबल है, ताकि उसको ये पता रहे कितना अमाउंट मिल रहा है। और साथ ही साथ एम्प्लॉयर जो है वो यहाँ पर नोटिस कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भी देगा। ऐसा नहीं कि आपने एम्प्लॉयर ने कुछ गलत अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर दिया उस एम्प्लॉय को, तो यहाँ पर कंट्रोलिंग अथॉरिटी इन्वॉल्व रहेगी ताकि किसी भी तरीके का यहाँ पे अनफेयर ना हो सके जो एम्प्लॉय जा रहा है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भी यहाँ पे नोटिस दिया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी है यहाँ पर डिटरमिन किया गया है जो पे किया जाएगा। Further, the employer shall arrange to pay the amount of gratuity within 30 days from the date it becomes payable to the person to whom the gratuity is payable, failure of which made liable to the employer to pay simple interest from the date on which the gratuity becomes payable to the date on which it is paid, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेचुटी का अमाउंट कैलकुलेट हो गया, राइट। उसके 30 डेज के अंदर यहाँ पे क्या होगा? 30 डेज के अंदर यहाँ पे पे करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। और ये भी यहां पे इंपॉर्टेंट है कब डिटर्मिनेशन होगा? एज सून एज इट बिकम्स पेएबल उसका डिटर्मिनेशन होगा।
और यहां पर बेसिकली क्या होगा, यहां पर 30 दिन के अंदर, यहां पे 30, जब से वो पेबल हुआ, पेबल किस दिन से हुआ, जिस दिन वो एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जा रहा है उस दिन से पेबल हो गया। तो उस दिन से 30 दिन के अंदर वो जो अमाउंट है वो पे किया जाएगा एम्प्लॉयर द्वारा, किसको, जो एम्प्लॉय यहां पर गया है। और अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर ने डिफॉल्ट कर दिया, नहीं पे किया उसने 30 डेज में, देन इन दैट केस सिंपल इंटरेस्ट इंपोज किया जाएगा जिस दिन से वो अमाउंट पेबल था और जब उस एम्प्लॉयर ने एक्चुअल अमाउंट पे किया, इन दोनों के बीच का जो टाइम गैप रहेगा वहां पर सिंपल इंटरेस्ट जो है वो बेसिकली लाइबल रहेगा एम्प्लॉयर पे करने के लिए उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को। गॉट इट? If there is any dispute with regard to the amount of gratuity payable, the employer shall deposit with the controlling authority such amount as he admits to be payable by him as a gratuity। अब यहाँ पर डिस्प्यूट भी हो सकता है, यहाँ पर एम्प्लॉयर बोल सकता है नहीं नहीं मेरे हिसाब से ये अमाउंट जो है वो 3 लाख रुपीज आ रहा है, ठीक है। जो एम्प्लॉय है जो जा रहा है वो बोलेगा नहीं नहीं मेरे हिसाब से ये 5 लाख रुपीज आ रहा है, तो हो सकता है डिस्प्यूट, बिल्कुल डिस्प्यूट हो सकता है, क्योंकि दोनों ने अपने अपने तरीके से कैलकुलेट किया होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपस में लड़ाई तो करनी नहीं है, ये डिसीजन कौन लेगा, डिसीजन फर्दर यहाँ पे अथॉरिटी लेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट है विथ रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी, तो जो एम्प्लॉयर है वो क्या करेगा, एम्प्लॉयर जितने अमाउंट के लिए रेडी है, एम्प्लॉयर के हिसाब से जो भी ग्रेचुटी अमाउंट होना चाहिए एटलीस्ट वो पहले डिपॉजिट कर देगा। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर बोल रहा है कि मैं मतलब ग्रेचुटी का अमाउंट जो 3 लाख रुपीज आ रहा है, तो यहाँ पर वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास 3 लाख रुपीज तो डिपॉजिट कर देगा, उसके बाद की बात आगे जो है वो आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो एटलीस्ट जो एम्प्लॉयर के हिसाब से सही अमाउंट है वो पहले डिपॉजिट करो आप, उसके बाद फिर यहाँ पे कंट्रोलिंग अथॉरिटी यहाँ पे इंटरफेयर करेगी। कंट्रोलिंग अथॉरिटी फिर देखेगी कि एक्चुअल अमाउंट कितना बन रहा है, 3 लाख बन रहा है या 5 लाख बन रहा है, और जो भी अगर 3 लाख बन रहा है तो फिर अमाउंट यहाँ पर पे किया जाएगा, 5 लाख बन रहा है तो यहाँ पर फर्दर वो ऑर्डर देगा एम्प्लॉयर को कि आप यहाँ पे 2 लाख रुपीज और पे करिए, राइट। तो यहां पर देखते हैं आगे, सेम डिस्प्यूट शैल बी रेफर टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। ये डिस्प्यूट जो है विथ रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी के डिटर्मिनेशन, ये यहाँ पे कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जाएगा। उसके बाद कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या करेगी, अपना ऑर्डर देगी, तो वो एम्प्लॉयर के फेवर में भी हो सकता है और एम्प्लॉय के फेवर में भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस, ठीक है। देन एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द कंट्रोलिंग अथॉरिटी में प्रेफर एन अपील टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विद इन 60 डेज। मान लेते हैं कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन है जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से अग्रीव्ड है, मतलब उसको लग रहा है कि नहीं ये अनफेयर है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने सही डिसीजन नहीं दिया है, तो ऐसा नहीं कि दरवाजे यहां पर बंद हो जाएंगे। यहां पर उस एग्रीव्ड पर्सन के पास ऑप्शन रहेगा कि वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास अपील कर सकता है विद इन 60 डेज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है, इवन बल्कि तीन चीज जो अभी तक हमने पढ़ा है कि सबसे पहली बात, ये डिस्प्यूट किसके पास जाएगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास। अपील किसके पास जाएगी, अपील जाएगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास, और कितने दिन में जाएगी, विद इन 60 डेज। गॉट इट? फर्दर, नो अपील बाय एन एम्प्लॉयर शैल बी एडमिटेड unless he either produces a certificate of the controlling authority to the effect that appellant has deposited with him an equal amount of gratuity required to be deposited or deposits with the appellate authority such amount। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉयर एग्रीड पार्टी, अगर यहाँ पे एम्प्लॉयर को लग रहा है कि यहाँ पे कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने सही डिसीजन नहीं दिया है, अनफेयर किया है, अनजस्ट किया है, तो उस केस में यहाँ पर वो अपील तो कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसकी अपील तभी एडमिट की जाएगी जब यहां पर उसके पास एक सर्टिफिकेट होगा कंट्रोलिंग अथॉरिटी का कि हाँ इन्होंने मेरे पास डिपॉजिट कर दिया है अमाउंट, क्योंकि हमने बोला था ना अभी कि यहां पर जो एम्प्लॉयर के हिसाब से ग्रेचुटी अमाउंट है एटलीस्ट वो तो डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे सर्टिफिकेट देगा कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो जब तक वो सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर के पास नहीं रहेगा कि यहाँ कंट्रोलर अथॉरिटी के पास इतने पैसे डिपॉजिट कर दिए गए, तब तक वो अपील नहीं कर सकता है, ठीक है गाइस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं रिकवरी ऑफ ग्रेचुटी की तरफ। तो यहां पर गाइस मान लेते हैं नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी है, ग्रेचुटी पे नहीं की गई बाय द एम्प्लॉयर विद इन टाइम। अगर टाइम जो टाइम रिस्पेक्टेबल टाइम है जो हमने देखा था कि जब वो पेबल हो रही है उससे 30 डेज के अंदर ये अमाउंट पेबल है, मान लेते हैं कि यहाँ पर वो डिफॉल्ट कर रहा है, यहाँ पर उसने वो अमाउंट पे नहीं किया, देन उसके बाद क्या होगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी यहाँ पे एक सर्टिफिकेट इशू करेगी उस अमाउंट का जो यहाँ पर बेसिकली ग्रेचुटी का अमाउंट है, कलेक्टर को, जो भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर रहेगा उसको यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा और फिर कलेक्टर उसे रिकवर करेगा अलोंग विद द इंटरेस्ट, ठीक है, रिकवर करेगा। और रिकवर करने के लिए अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी भी सीज करनी पड़ रही है, उसको कंपाउंड करना पड़ रहा है, तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मतलब कहने का मतलब ये कि यहाँ पे आप एम्प्लॉय का पैसा लेकर भाग नहीं सकते हैं, उसको खा नहीं सकते हैं, अल्टीमेटली आपको वो पे करना ही पड़ेगा। फेयर तरीके से पे करेंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज अथॉरिटीज जो है वो तो फिर करवा ही लेंगी, राइट। तो ये प्रोसेस है यहां पर।
सो गाइज दिस इज ऑल विथ रिस्पेक्ट टू दिस पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। आई होप आपको मजा आया पढ़ने में, आई होप आपके लिए लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा था। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई है। क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेचुटी पेबल अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972? ऑप्शंस आर 3 lakhs, 7.5 lakhs, 20 lakhs एंड 10 lakhs। मैक्सिमम अमाउंट कितना है? दैट इज 20 lakhs। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 एन एम्प्लॉयर इज लाइबल टू पे द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी विद इन, कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज, जब से ये पेबल हो जाता है, विद इन 30 डेज व्हेन इट बिकम्स पेबल। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एंड गाइज मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पे लगातार लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी लॉज वाले सेशंस आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे और आपके लिए काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, काफ़ी चीज़ें आप सीख रहे होंगे। क्योंकि जो लोग लॉ ग्रेजुएट नहीं है, जो लोग लॉ बैकग्राउंड से नहीं आते, उनके लिए डेफिनेटली एक डिफिकल्टी होती है। बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको बहुत ईजी तरीके से चीज़ों को समझा सकूँ, राइट। एंड गाइज यहाँ पर हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यू कैन से इनिशिएटिव लेकर आए हैं। अगर क्योंकि आपका एग्जाम यहाँ पे 30 नवंबर को है, ठीक है, जहाँ पर आपके पास बहुत टाइम नहीं बचा है अभी, हार्डली यू कैन से कि आपके पास 80 डेज के आसपास हैं। ठीक है जी, तो उस 80 डेज के आसपास में यहाँ पर अब आप सोचेंगे मैं सारी प्रिपरेशन खुद से कर लूँ, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं आपके ईपीएफओ एग्जाम में। इसीलिए आप हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स अवेल कर सकते हैं, जो हमने पहले ही लॉन्च कर दिया था। लेकिन उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, दैट इज सफलता का सुपर शॉट, जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। और एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव गाइज, आप हमारा यूपीएससी ईपीएफओ का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स अवेल कर सकते हैं एट जस्ट 2920 में। जी हाँ गाइज, विद 6+6 मंथ का सब्सक्रिप्शन। तो मतलब 1 साल का सब्सक्रिप्शन 2920 का अमाउंट रहेगा। लेकिन आपको कोड यूज करना पड़ेगा प्रकाश, PRAKASH, जो कि मेरा नाम है। आई होप आप अब तक मुझे जान गए होंगे। तो कोड यूज करेंगे तभी आप इस अमाउंट पर इस कोर्स को अवेल कर पाएंगे। और ये जो ऑफर है ये 13 सितंबर तक ही वैलिड है गाइस, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा। इसके बाद प्राइसेस जो है वो हाइक हो जाएंगे। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा एक स्पेशल सब्जेक्ट का कोर्स भी है, ठीक है, जहां पर स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं जैसे IR, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, ऑडिटिंग, अकाउंट्स, इस टाइप के जो हमारे स्पेशल सब्जेक्ट है उसका एक कोर्स है हमारा, राइट। तो अगर आप पूरे, क्योंकि हो सकता है आप यूपीएससी बैकग्राउंड से हो सकता है ना भी हो, अगर नहीं है तो आप कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के लिए जाइए। अगर आप यूपीएससी बैकग्राउंड से हैं, आपका जीएस वाला पोर्शन रेडी है, तो आप स्पेशल सब्जेक्ट कर सकते हैं। वो भी बेसिकली एज अ पार्ट ऑफ सफलता का सुपर शॉर्ट इनिशिएटिव में आपको मिलेगा एट जस्ट 2433 रुपीज में, 2433 में, जिसके लिए अगेन आप यहाँ पर 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है आपको मिलेगा 6+6 का। और इसके लिए भी आपको कोड यूज करना पड़ेगा प्रकाश, जो कि मेरा नाम है, ठीक है जी। स्पेलिंग देख लीजिएगा, अदरवाइज फिर आपको डिफिकल्टी जाएगी, आपको ये इस प्राइस पर नहीं मिल पाएगा। और ये भी यहाँ पर भी 13 सितंबर तक ही वैलिड है गाइस। अब यहाँ पर होता क्या है ना, हमें लगता है यार कि यहाँ पर कोर्स को सेल किया जा रहा है, ठीक है। देखिए बात ऐसी है ना कि यहाँ पर कोर्स प्रमोट किया जा रहा है, बट एक चीज आप समझिए, अगर आप यहाँ पर सेल्फ प्रिपरेशन में जाते हैं, ठीक है, आप 12-13 कंपोनेंट्स के लिए बुक अरेंज करते हैं, 12-13 कंपोनेंट्स के लिए PYQs देखते हैं, रिसर्च करते हैं क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, आपका टाइम भी वेस्ट होता है, आपका एफर्ट भी वेस्ट होता है, और आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर आपका जो फाइनेंशियल बर्डन भी आपके ऊपर आता है, ठीक है। यहीं पर अगर आप वैसे जाएंगे तो आपको यहाँ पर 10x कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर हमारे साथ, हमारे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम के साथ जुड़ते हैं या हमारे साथ इस मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ते हैं, तो आपको वही कॉस्ट 10% पड़ेगी। साथ साथ में आपका टाइम बहुत बचेगा, आप एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहेंगे, जो एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने डोमेन में, आप उनसे यहाँ पर पढ़ेंगे, आपके जो डाउट्स है वो लाइव क्लासेस में रिजॉल्व होंगे, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, सारी चीजें आपको 1-to-1 हैंड होल्डिंग प्रॉपर तरीके से आपको वहां पर प्रोवाइड की जाएगी। नाउ कॉल इज योर्स गाइस, चॉइस इज योर्स, क्योंकि आपको एग्जाम देना है तो वो आपकी चॉइस है कि आप यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो चूज करते हैं। मैंने दोनों ही ऑल्टरनेटिव आपको बता दिए हैं। इन दोनों का ही लिंक जो है गाइस वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए वहां पर क्लिक करिए, डेमो क्लासेस देखिए, नोट्स देखिए, MCQs देखिए, फैकल्टीज के बारे में पढ़िए। देन आफ्टर दैट इफ यू फील दैट यस दे ऑल आर सफिशिएंट टू basically help me to clear this particular examination, then immediately enroll it guys and start your preparation। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, आप लेट मत करिए, कहीं देर ना हो जाएगा इस, क्योंकि एक नारा जरूर याद रखना है, अब की बार EPFO पार, ठीक है जी। यहाँ पे कोड यूज करिएगा प्रकाश, इसके थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, फिर उसको आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। हम यहाँ पे चाहते हैं कि आप यहाँ पे बेस्ट कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस मिले, और इसीलिए हम यहाँ पे कूपन कोड की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में मेरे साथ जुड़िएगा, इसके थ्रू आप मुझसे टच में रहेंगे, जो भी क्वेरीज है आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी डाउट्स है आप रिजॉल्व करा सकते हैं। इसका भी बेनिफिट बहुत सारे स्टूडेंट्स ले रहे हैं, आप भी लीजिए, आपको जो भी डाउट है आप मुझसे डायरेक्टली टच में रह सकते हैं। सो गाइज दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड द डिस्कशन।
मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद गाइस।